प्यारे बच्चों, जय हिंद। जैसा कि कल आपने पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो कल बस थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया था, थोड़ी जान पहचान हो गई थी रासायनिक अभिक्रिया से, और कुछ ज़्यादा कुछ आपने उसके बारे में जाना नहीं था। तो ये आज हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया, जैसा कि कल बताया गया आपको कि जब कोई भी पदार्थ है वह अपने आणविक स्थिति को परिवर्तित कर देता है या किसी पदार्थ की आणविक स्थिति बदल जाती है, तो इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया मान लेते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया किसी न किसी प्रकार से जब हम किसी मॉलिक्यूल को, किसी अणु को, परमाणु को ऊर्जा देते हैं तभी संपन्न होती है। बिना किसी ऊर्जा लेन देन के रासायनिक अभिक्रिया संपन्न, या कोई भी अभिक्रिया है, संपन्न नहीं होती। ठीक है, तो किसी न किसी प्रकार से हम या ऊर्जा देंगे या ऊर्जा किसी परमाणु से निकालेंगे। तो इस ऊर्जा के आधार पर भी रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार में बांटी गई है। जैसा कल आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, संयोजी और वियोजी, ये जुड़ने और बिछड़ने के आधार पर बांटी गई हैं संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं। लेकिन ऊष्मा के आधार पर या ऊर्जा के आधार पर भी अभिक्रियाएं दो प्रकार से दी गई हैं, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ये आपको आगे बताया जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहली चीज, रासायनिक समीकरण में आप थोड़ा समझ लीजिए कि रासायनिक समीकरण हमने क्या जाना था कि लिखने का एक तरीका है, समीकरण इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमें समीकरण में कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे हम किसी परमाणु को लिखते हैं तो परमाणु का हम नाम नहीं लिखते, उसका हम केवल संकेत लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमें आयरन लिखना है तो हम आयरन नहीं लिखेंगे, ये समीकरण की बात हो रही है, आयरन नहीं लिखेंगे। आयरन के स्थान पर हम क्या Fe लिख देते हैं। Fe क्यों? क्योंकि Fe एक संकेत है। ठीक है, अगर हमें सोना लिखना है तो हम गोल्ड नहीं लिखेंगे, बल्कि गोल्ड के स्थान पर Au लिख देंगे। ठीक है, ऐसे हमें चांदी लिखना है तो हम सिल्वर नहीं लिखेंगे, बल्कि Ag लिख देंगे। तो ये क्या है? ये संकेत हैं, तमाम सारे तत्वों के संकेत दिए गए हैं। और सारणी में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे तत्वों के संकेत दिए गए हैं, लगभग सभी तत्वों के संकेत होते हैं। तो हम रासायनिक अभिक्रिया में संकेतों का वर्णन करते हैं। जैसे मान लिया जाए, कल किसी गैस का उदाहरण दिया गया था आपको, जैसे मान लिया जाए कार्बन। तो कार्बन को तो हमने कार्बन तो 6 डिजिट में हमारा आएगा, लेकिन हमने C लिखा है केवल। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, अब इसे हम मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाता है CO2। अब CO2 चूंकि ऑक्सीजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, तब हमारा CO2 होगा। अब कल आपने क्या जाना था कि ये रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, माने अभिकारक होते हैं, और यहाँ पर ये होता है प्रोडक्ट, माने उत्पाद। ठीक है, और ये जो निशान दिखाया गया है इसे हम जनरली एरो का निशान बोलते हैं, तीर का निशान बोलते हैं। तीर के निशान ये दर्शाता है हमें कि अभिक्रिया होने के बाद का भाग है। ठीक है, मतलब ये हमारा अभिकारक हुआ, ये उत्पाद हुआ। अगर कोई अभिक्रिया करा रहा है तो हम उसे कहते हैं अभिकर्मक। क्या कहते हैं? अभिकर्मक। जैसे हम किसी न किसी प्रकार से ऊर्जा देंगे इन दोनों मॉलिक्यूल को मिलने के लिए, ठीक है, तो उस ऊर्जा को हम कहेंगे अभिकर्मक। तो आपने ये समझा कि समीकरण में हम पहले संकेत लिखते हैं। संकेत माने जैसे हमने कार्बन का संकेत लिख दिया और ऑक्सीजन का संकेत लिख दिया। ठीक है, तीर आप जानते हैं, तीर का मतलब हो गया कि ये रिएक्शन दर्शा रहा है कि रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, इसके बाद हमें उत्पाद मिलता है। कई बार जैसे मान लिया जाए कुछ संकेत दिए गए, जैसे Fe ले लिया जाए, तो रासायनिक अभिक्रिया में आपको Fe के सामने यस लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, या नाइट्रोजन ले लिया जाए, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, N के पास आपको ब्रैकेट में G लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, या
H2O ही ले लिया जाए। इसके बाद आपको ब्रैकेट में L लिखा हुआ मिलेगा, जनरली S, G और L, ठीक है। यही तीन चीज़ें मिलेंगी। इसका मतलब होता है सॉलिड, गैस और लिक्विड। माने कई बार तत्वों के संकेत के बगल में आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस ये प्रॉपर्टी को दर्शाता है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं आगे। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, या इसी को हम कहते हैं समीकरण संतुलन। समीकरण संतुलन जैसे फिर हम वो एग्जाम्पल लेते हैं कि हम हाइड्रोजन हमारे पास है, ऑक्सीजन भी हमारे पास है, ठीक है। हमें पानी बनाना है। पानी का फार्मूला तो H2O होता है, लेकिन हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु लेंगे। हाइड्रोजन कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे, या हाइड्रोजन के 2 अणु हो गए, ऑक्सीजन का 1 अणु हो गया। अब ये मिलकर क्या हो गए, पानी के, वाटर के 1 अणु बना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संतुलित करते हैं। जैसे संतुलन के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे कल ही आपको दिया गया था कार्बन और हाइड्रोजन का, हमें बनाना क्या है, मीथेन। हम मीथेन के अलावा भी कुछ और बना सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी आपको बनाना हो बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब जनरली हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। हाइड्रोकार्बन माने कार्बन और हाइड्रोजन का संयोजन, ठीक है। तो यहाँ पर CH है, मीथेन बनाना है हमें तो CH4 चाहिए, ठीक है। मीथेन के लिए हमें क्या चाहिए, CH4। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 4 लिख देते हैं। इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन के 4 अणु ले लेते हैं एक कार्बन के साथ में, तो हमारा CH4 यानी मीथेन बन जाता है। अब मीथेन के अलावा अगर हमें और कुछ बनाना है, जैसे मान लिया जाए हमें इथेन बनाना है। इथेन का फार्मूला आप जानते होंगे, ना जानते हो तो C2H6, ठीक है। अब C2H6 हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें बैलेंस ही करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम कार्बन के 2 मोल और हाइड्रोजन के 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा C2H6 हो जाता है। इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। अगर संतुलन में कोई दिक्कत होगी तो आगे और बताएंगे संतुलन आपको। फिलहाल रास्ते में मिल गया था संतुलन, तो देखते चले आप। जैसे अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे कल आपने जाना था संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, तो बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको दिया गया था। तो आइए थोड़ा देखते हैं कॉम्प्लेक्स तरीके से संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में आपने जाना था कि जब 2 तरह के अणु, ठीक है, 2 तरह के अणु मिल करके एक हो जाते हैं, ठीक है। माने एक अलग है, दोनों मिल करके एक हो। जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, दोनों मिला करके H2 बन गए, ठीक है। तो ये क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी, जहाँ पर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में एक साथ आते हैं। अब आते हैं तो एक बंध बनता है। बंध के बारे में आपको संभवतः आगे आपके सिलेबस में होगा, आपके अध्याय में होगा, तो जरूर बताया जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में हमने कल पढ़ा था कि एक और एक मिल करके 2 बन जाते हैं। 2 से मतलब ये 2 अलग अलग नहीं बनते, ठीक है ना। मतलब H और H मिल करके H2 बन जाते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं संयोजन अभिक्रिया का, NH3 मान इसे एमीन कहते हैं हम, और HCl, NH3HCl। तो अब ये 2 अभिकारक हैं, ठीक है, अभिकारक 1 अभिकारक 2,
यही तो होता है कारक, ही तो होता है तीर के पहले वाला, ये एरो जो है लगाया गया इसके पहले वाला कारक। अब उत्पाद देखिए, उत्पाद में क्या मिलता है, NH4Cl। अब NH4Cl मिला। अब आपको दोनों तरफ के मॉलिक्यूल बैलेंस करने हैं। आप देखिए बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। जैसे मान लिया जाए नाइट्रोजन का 1 मोल, नाइट्रोजन 1 परमाणु यहाँ है, ठीक है। हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन के 3 परमाणु यहाँ, 1 परमाणु यहाँ, 4 हो गए। फिर क्लोरीन की 1 परमाणु, ठीक है, क्लोरीन का कितना, 1 परमाणु। तो हमारा रिएक्शन बैलेंस है, ठीक। अब इधर इधर मिला क्या, उत्पाद। उत्पाद क्या नाम देंगे इसको हम, इसका नाम था एमीन, NH3 नाम एमीन, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप जानते हैं। अब इन दोनों को जब मिलाया गया तो यहाँ पर एक उत्पाद मिला जिसे हमने कहा अमोनियम क्लोराइड। क्या, अमोनियम क्लोराइड। तो आपने देखा एमीन एक दूसरा पदार्थ है, HCl एक दूसरा पदार्थ है, ठीक है। ये दोनों मिल करके तीसरे नए प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अपक्रिया में ठीक आपने इसका उल्टा देखा था कि कोई एक रिएक्टेंट होगा, एक अपकारक होगा, और रिएक्शन के बाद 2 उत्पादों में टूट जाएगा। देखिए संयोजन अपक्रिया में एक चीज़ बहुत कॉमन है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में संयोजन अपक्रिया दे दी जाती है। तो ये टॉपिक तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बाद में चर्चा होगी इस विषय पर कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बन क्या होते हैं, लेकिन जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। जिसे संतृप्त और असंतृप्त हमसे कहते हैं कि मान लिया जाए कि कोई परमाणु X है, ठीक, इसके इस परमाणु में जितने भी बंध बन सकते हैं, जितने भी बंध बन सकते हो, मतलब कि हर परमाणु की बंध बनाने की अपनी एक क्षमता होती है, ठीक है। हर परमाणु के बंध बनाने की क्षमता होती है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 2 हाथ हैं, ठीक, तो अगर हमें 2 पेन पकड़ने हैं तो हम एक हाथ से एक पेन पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से दूसरा पेन पकड़ेंगे। ऐसे ही कोई परमाणु कितने बाहरी इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, ठीक है, ये होती है उसके बंध बनाने की क्षमता। तो कोई परमाणु है जो 1 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, ठीक है। लगभग 1 से 4 तक इनके बंध बनाने की क्षमता होती है। इसी बंध बनाने की क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं, या संयोजकता। तो अब आइए देखें, जैसे संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के बारे में बात हो रही थी। तो जब कार्बन का एक परमाणु है, ठीक है, कार्बन के पास बंध बनाने की जो क्षमता है वो कितनी है, 4 है। कार्बन के पास बंध बनाने की क्षमता 4 है, मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, ठीक है। मतलब किसी अन्य प्रकार के अणु से 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन इसने अगर चारों इलेक्ट्रॉन, हमने ये जाना कि संतृप्त और असंतृप्त के बारे में चर्चा हो रही थी कि जैसे हमारे पास 2 हाथ हैं और हमें 2 कलम लेने हैं। एक हाथ में हमने एक कलम को पकड़ लिया, दूसरे हाथ में दूसरे कलम को पकड़ लिया, तो हम संतृप्त हो गए। अगर हमने एक कलम को छोड़ दिया तो हम क्या हैं, असंतृप्त हैं। तो जब कोई अणु असंतृप्त है तभी किसी नए अणु के साथ वो रिएक्ट कर सकता है। जैसे मान लिया जाए हमारा हाथ खाली था तो हमने डस्टर ले लिया, ठीक है। अगर हमें दोबारा से कलम लेनी है तो अब हम क्या है, संतृप्त है ना, लेकिन हम अब असंतृप्त हो गए। तो अगर हमें कोई दूसरा चीज़ लेना है, ठीक है, दूसरा कलम उठाना है, तो हमें असंतृप्त होना पड़ेगा, ठीक है। अब असंतृप्त, अब फिर हम संतृप्त हो गए। तो ठीक यही कार्बन के साथ होता है। कार्बन जैसे मान लिया जाए
एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक परमाणु होता है छोटा सा, इसके पास कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, ठीक है। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन ने क्या किया? हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक, और हाइड्रोजन ने कार्बन को दे दिया। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो 4 हाइड्रोजन के साथ ये क्रिया कर सकता है कार्बन हमारा, 4 हाइड्रोजन के साथ। तो अब ये हमारा बन जाता है CH4, ठीक है, CH4। और इसे हम लिखते हैं तो सिंगल बॉन्ड लगाते हैं C के चारों तरफ। CH4 माने मीथेन, मीथेन की संरचना ऐसी होती। तो अब ये क्या हो गया? ये संतृप्त हो गया, माने इसके चार हाथ हैं, तो चारों के पास क्या है? हाइड्रोजन है ना, तो ये संतृप्त है। अगर हमें इसमें किसी और मॉलिक्यूल को जोड़ना है, जैसे ये भी हमारा CH4 है, ठीक है, CH4 है। अगर हमें CH4 से CH3 और Cl बनाना है, ठीक है, यानी मेथिल क्लोराइड बनाना है। अभी ये क्या है? मीथेन है। अभी हमें क्या बनाना है? मेथिल क्लोराइड। तो हम क्या करेंगे? एक H को यहाँ से रिमूव करेंगे। बिना H को रिमूव किए Cl नहीं जुड़ सकता। बिना H को रिमूव किए मतलब एक अणु को तोड़े बिना दूसरा नया अणु नहीं जुड़ सकता, ठीक है। तो अभी हमारा ये फिर से क्या हो गया? संतृप्त हो गया। तो हम असंतृप्त और संतृप्त को देखेंगे। संतृप्त माने जिसकी 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, माने इसके चारों तरफ एक एक बंद है। तो आप देखिए संतृप्त और असंतृप्त को देखने के लिए सबसे इजी ट्रिक है कि उसके पास बंध कितने हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर क्या है? एक एक बंध है ना, सिंगल बॉन्ड मतलब एक बंध, एकल बंध है तो 4 बंध, लेकिन चारों अलग अलग हाइड्रोजन से जुड़े हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल अगर बॉन्ड है तो ये क्या हो गया? संतृप्त हो गया। सिंगल बॉन्ड हो गया तो क्या हो गया? संतृप्त। और डबल बॉन्ड होगा तब असंतृप्त हो गया। जैसे मान लिया जाए ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है। इसके बीच में कितने बॉन्ड हैं? एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। और ये कार्बन है, दूसरा कार्बन ये है, इसके बीच में कितने हैं? डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, इसके बीच में कितने बंध हैं? 3 बंध हैं। ये है संतृप्त, ये है असंतृप्त, असंतृप्त है, और ये और भी ज़्यादा असंतृप्त है, ठीक है। मतलब ये असंतृप्त, ये भी असंतृप्त और ये संतृप्त, ठीक। तो इसके यहाँ पर कुछ और ना कुछ जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर CH3 जुड़े हो सकते हैं, 3 CH जुड़े हो सकते हैं, यहाँ पर भी 3 H जुड़े हो सकते हैं, यहाँ पर 2 H, यहाँ पर 1 H केवल, ठीक। तो अगर हमें यहाँ पर और किसी भी अणु को जोड़ना है तो हमें यहाँ पर बंध को तोड़ना पड़ेगा। जैसे अब इनके दोनों कार्बन के पास एक एक H थे ना, अभी ये कितने हाइड्रोजन को ले सकते हैं? और बहुत सारे हाइड्रोजन को, मतलब 3 हाइड्रोजन को ले सकते हैं ना। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन को ले सकता है, हमने देखा, एक बीच में बंद होगा, ठीक है। तो अभी इसने क्या किया? किसके जैसे मान लिया जाए हमारे हाथ खाली थे, तो दोनों हाथ खाली थे तो हमने दोनों हाथ का एक बंध बना लिया। तो ऐसे ही ये असंतृप्त हैं, इनके पास कोई मॉलिक्यूल अन्य नहीं था, तो इसने क्या किया? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है? ये असंतृप्त हैं, ठीक है। तो अब हम संतृप्त में भी संयोजन अक्रिया देखेंगे, असंतृप्त कार्बन में संयोजन अक्रिया। जैसे मान लिया जाए ये कार्बन है, डबल बॉन्ड बीच में है, हमने जाने हैं एक कार्बन में 4 बंध हो सकते हैं। जैसे 2 बंध इस कार्बन के हो गए, 2 बंध इस कार्बन के हो गए, ठीक है। और यहाँ पर और यहाँ, जैसे मान लो अब एक कार्बन के एक बंध ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा है, चौथा ये। इस कार्बन के 1 ये, 2 ये, तीसरा ये, चौथा है, 4 बंध हो गए, ठीक है। इसमें हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, ये जोड़ दीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? तो पहला
पहला अभिकारक हमारा ये हो गया। इसको हम लिखना चाहें फार्मूले में, ये तो संरचना बनाई गई है आणविक संरचना। अगर हम फार्मूले में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, C2H4। क्या नाम होगा इसका, डबल बॉन्ड है तो इसे हम ईन कहते हैं, 2 कार्बन है तो एथ कहते हैं। मेथ एक कार्बन को, दूसरे कार्बन को एथ, एथ डबल बॉन्ड ई, यानी एथीन है। C2H4 क्या है, एथीन है। इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ना है हमें। कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जब हम इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तब देखिए हमारे कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें क्या बदलाव आते हैं। 2 हाइड्रोजन को जोड़ेंगे हम कार्बन में तो हमारी जो कार्बन की श्रृंखला है उसमें बदलाव ये आएगा कि पहला कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है। ठीक है, हमने क्या जाना था, यहाँ पर एक H जुड़ा हुआ है, दूसरा H जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें भी 2 H जुड़े हुए थे। ठीक, डबल बॉन्ड था, लेकिन हमने 2 हाइड्रोजन क्या किया, इसमें जोड़ा। तो हमें जोड़ने के लिए, अभी आपने पढ़ा है कि किसी मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए किसी मॉलिक्यूल को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कि कार्बन हमारा असंतृप्त है तो हमने यहाँ से एक बंध को तोड़ दिया, तो एक बंध को तोड़ दिया तो ये वाला बंध मान लीजिए यहाँ आ गया और ये वाला बंध टूट करके यहाँ आ गया आधा आधा। इसके पास हाइड्रोजन जुड़ गए और इसके पास भी हाइड्रोजन जुड़ गए। ठीक है, 2 H जोड़े थे ना हमने, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया हमारा। ठीक है, तो अब इसकी स्थिति कुछ ये हो जाती है। ठीक है, C2H6 अगर हम इसे लिखेंगे फॉर्मूले के तौर पर तो C2H6 लिखेंगे। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा एथेन। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या, जैसे कार्बन की संख्या जैसे एक नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही कार्बन के नंबर होते हैं जिन्हें है मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, यानी 10 तक इनकी संख्या गिनी जाती है। इसके बाद भी है। ठीक है, तो पहले को मेथ, दूसरे को एथ। एथ है सिंगल बंध है। ठीक है, एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, यानी एथेन हो गया। ठीक है, अब आइए हम थोड़ा सा और डिफिकल्टी करके देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये कार्बन है, दूसरा कार्बन ये है, इसके बंध में, इसके बीच में कितने बंध हैं, 3 बंध हैं। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, एक कार्बन के पास 4 बंध हो सकते हैं। 3 ये हो गया, 1 ये हो गया, बराबर है। ठीक है, तो ये कार्बन कैसा है, असंतृप्त था। ठीक है, लेकिन चूंकि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड हो गया, संतृप्त हो गया। तो अगर हम इसमें कोई भी मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, कोई भी अणु जोड़ेंगे, ये पहला रिएक्टेंट है हमारा, यहाँ पर हम कोई भी अणु जोड़ेंगे तो हमें पहले बंध को तोड़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए हमें बंध को तोड़ना पड़ेगा। जैसे क्या जोड़ दें, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो जब हम 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तब क्या होगा कि पहला कार्बन हमारा यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन है तो इनके बीच में एक बंध तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये दोनों कार्बन अलग अलग नहीं हो सकते, एक बंध तो लगना ही लगना। ठीक है, तो चूंकि हमने 2 हाइड्रोजन दे दिया तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हमारे पास था, 2 हमने दे दिया, 4 हो जाएगी। ठीक है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा और चौथा हाइड्रोजन। देखिए एक कार्बन के पास कितने बंध होने चाहिए, 4, 1 2 3 4, तो इसके पास है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसे डबल बॉन्ड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हमें अब भी संतृप्त करना है इसे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हम और दे देते हैं इसे। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन हो गए और 4 हाइड्रोजन इसके पास थे, 2 हमने और दे दिया, इसके पास हो गए टोटल 6 हाइड्रोजन, 3 इसके पास और 3 इसके पास। तो अभी इसका नाम क्या था, इसका नाम था मेथ एथ, 3 बार था तो आइन, मेथ आइन नहीं एथाइन। ठीक है, एथाइन, इसका नाम क्या था, मेथ एथ, डबल बॉन्ड है तो ईन,
एथीन, और इसका नाम क्या है, एथेन। ये आईयूपीएसी नाम है, आगे आपको बताया जाएगा कि आईयूपीएसी नाम हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर असंतृप्त कार्बन था, ट्रिपल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन हमने दिया, डबल बॉन्ड हुआ, फिर 2 हाइड्रोजन हमने दिया, सिंगल बॉन्ड हुआ। अगर आप चाहें तो सीधा सीधा आप यहाँ से 4 हाइड्रोजन दे सकते हैं और उत्पाद आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया हुआ कि यहाँ पर पहला अभिकारक तो ये है, दूसरा अभिकारक ये है, और मिलता क्या है हमें, एक सिंगल उत्पाद मिलता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो मेरा ख्याल है कि आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा वियोजन अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। वियोजन का मतलब जहाँ पर अभिकारक एक होंगे, ठीक है, अभिकारक मान लिया जाए अभिकारक x है, तो यहाँ टूट करके हाफ x प्लस हाफ x माने आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है, टूट करके 2 टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जो आपको संभवतः अगली क्लास में बताया जाएगा।